जैसे कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने ट्रेपीजियम के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स देखे थे। आज हम थोड़ा एक रिवाइज करते हुए आगे बढ़े, उसी को थोड़ा रिवाइज करते हुए आगे जाए। सो हम बात करेंगे ट्रेपीजियम की, थोड़ा बेसिक से लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इसे उर्दू में बोलते हैं मुनहरिफ। सो एक ऐसा एक क्वाड्रिलैटरल है जिसकी कोई एक अपोजिट पेयर, इसकी कोई एक अपोजिट पेयर क्या होता है जी? कोई एक अपोजिट पेयर पैरेलल होता है और कोई एक अपोजिट पेयर जो कोई एक अपोजिट पेयर नॉन पैरेलल होता है। ठीक, तो इसके लिहाज से हम पढ़े थे और साथ साथ हमने ये भी देखा था कि अगर इसके हम नाम देंगे ए बी सी डी, ये जो नॉन पैरेलल साइड से जो एंगल बनते हैं यहाँ पे, इस वाले और इस वाले से, तो ये दोनों का जो सम होगा एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और इसी तरीके से एंगल बी प्लस एंगल सी ये होता है 180 डिग्री। ठीक, ये दोनों, ये जो नॉन पैरेलल साइड से जो एंगल बनते हैं वहां पर। तो इसके साथ ही हमने एक प्रॉपर्टी शायद भूले थे वहां पे, डायगोनल्स की। डायगोनल्स जो ट्रेपेजियम में डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। सो AC इज इक्वल टू BD, ये इक्वल नहीं होते। AC इज इक्वल टू BD, एक बात हो गई। और दूसरी बात, और न ही ये अपने आप में बाइसेक्ट करते हैं, यानी न ही ये आधा आधा करते हैं अपने आप को, ऐसा भी नहीं करते। हाँ, लेकिन एक काम ये करता है, इनकी जो रेशियो जो है, रेशियोस AO बाय या AO बाय CO या OC इज इक्वल टू BO बाय DO, BO बाय DO। ये बात क्लियर है? तो ये जो डायगोनल्स है, इसको जो हमें बोलते हैं, अभी जस्ट ये आपको आगे आएगा, इसको बोलते हैं मुतनासिब या प्रोपोर्शनल, जिसे बोलते हैं। अपने आप को क्या करते हैं, प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, इक्वल डिवाइड नहीं करते, प्रोपोर्शनली, यानी OA डिवाइडेड बाय OC BO डिवाइड, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल। अगर इसके डिवीजन में या तकसीम में अगर दोनों इक्वल हों तो तभी हम इसको प्रोपोर्शनली बोलते हैं। इसको मुतनासिबन भी बोलते हैं या तनासुब भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। डायगोनल इक्वल बाइसेक्ट नहीं करता है, लेकिन प्रोपोर्शनली करते हैं, प्रोपोर्शनली। ठीक, नेक्स्ट, ये तमाम चीजें यहाँ पे मैं लिखा दूंगा आपको। अब इसके बाद जो बात आई थी, एक और इसमें ट्रेपेजियम आता है जिसको हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, यानी इसको हम बोलेंगे मसावी साकैन, मसावी साकैन मुनहरिफ, मसावी साकैन मुनहरिफ। जी, यहाँ पे मसावी साकिन मुनहरिफ में क्या होता है, जो नॉन पैरेलल साइड्स है, जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होते हैं। नॉन पैरेलल साइड्स यानी ABCD, सो AB इज इक्वल टू यहाँ पे CD होता है। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, नॉन
पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो एक पॉइंट यहाँ पे होता है। और दूसरी बात यहाँ पे, इसके जो बेस एंगल हैं, बेस एंगल या एपिक्स एंगल भी इसे बोलते हैं, या राशि जावे होते हैं, ये इक्वल होता है। यानी बी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। इस तरीके से राशि जावे इसके इक्वल होते हैं, ये दो और ये दो। सो नेक्स्ट यहाँ पे अब इसकी जो डायगोनल की अगर बात करेंगे हम, डायगोनल्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल होता है। डायगोनल्स क्या होता है यहाँ पे? इक्वल होता है। ठीक, तो डायगोनल्स आर इक्वल। अब उसी तरह अब एक और बात करेंगे, तो इसमें भी वो कंडीशन यहाँ पे लागू होती है, ये दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होगा। तो 180 होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, सो 180 डिग्री। ये जो नॉन पैरेलल के एंगल्स, सो नेक्स्ट एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से ये जो आइसोसेलेस ट्रापेजियम है, मसावी साकेन मुनरीफ है, इसमें थोड़े प्रॉपर्टी ज्यादा यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। एक तो इसके नॉन पैरेलल साइड्स ये इक्वल होते हैं, अगर ये ए है तो ये भी यहाँ पे ए होता है, और इसके राशि जावे ए और ए, यहाँ नीचे वाले ये कायदे के जावे जिसे हम बोलते हैं बेस एंगल्स, तो ये यहाँ पे इक्वल होता है। इसके डायगोनल्स यहाँ पे क्या होता है? इक्वल होता है। डायगोनल्स आर इक्वल, यानी भीतर यहाँ पे मसावी होता है, डायगोनल्स आर इक्वल, सो दैट इज AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। और साथ साथ यहाँ पे ये दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 180 होगा, ये ट्रेपेजियम की खास बात। तो इसी के साथ ये चंद नुकात को आप याद रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे यहाँ। ठीक है, ये तमाम चीजें हम याद रखेंगे। इसी पर हार्डली यहाँ पे आपको 4 एग्जांपल्स मिलते हैं, 3 या 4। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे काइट की तरफ, फिर इंशाल्लाह वहां पे इसकी कुछ अच्छी बातें देखते हुए हम नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंट की तरफ बढ़ेंगे। ट्रेपेजियम की कुछ एक दो एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखिए, या यहाँ पर आएंगे, आप इसको नोट डाउन कर ले। एकदम आसान और इजी है अगर आपको प्रॉपर्टीज तमाम याद है। सो इन द गिवन फिगर PQRS is a trapezium in SP is parallel to RQ. Find the measure of angle P and angle R. यानी दी गई शक्ल में PQRS एक मुनरीफ है, और जहां SP मुतवाजी है, SP मुतवाजी है RQ के, तो P और R की कीमतें मालूम करना। एकदम सिंपल और बेसिक सवाल है, जो नॉर्मली 7th और 6th क्लासेस को पूछा जाता है, ये ऐसा ही है। ठीक है, तो शुरू करेंगे। मैं समझता हूँ ये आप आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे। और ये जो ट्रेपेजियम है, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे एंगल एस 90 डिग्री है, तो ये आर, और ये 130 डिग्री, और यहाँ पे पी एंगल निकालना। इसके 2-3 तरीके हैं, उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हम जानते हैं, सो वी नो दैट एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आप एंगल पी निकाल सकते हैं, सो 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल पी इज 50 डिग्री यहाँ पे आता है, एंगल पी इज इक्वल टू 50 डिग्री। और उसी के साथ यहाँ पे ऐसा भी हम निकाल सकते हैं, सो एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ पे होता है, सो एस यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया, सो एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो आर इज इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री आ जाता है। ठीक, सो अब नेक्स्ट आगे की एक और एग्जांपल लेंगे, एकदम सिंपल और बेसिक सवाल था। चले एक और सिंपल और आसान सवाल लेंगे इधर। सर इसका क्वेश्चन बताइए सर जरा।
ओके सर। नेक्स्ट एक अगला सवाल यहाँ पे देखिए, the two interior angles on the same side of non-parallel sides of trapezium are in the ratio 4:5. नॉन पैरेलल साइड्स के यहाँ पे एंगल्स के रेशियोज दिए गए, नॉन पैरेलल साइड्स के एंगल्स के रेशियो, सेम साइड के नॉन पैरेलल एंगल्स रेशियो। फाइंड द मेजर। मुनरिफ के गैर मुतवाजी जिले के दाखिली जावियों की निस्बत 4:5 हो तो इनके जाविये मालूम करें। फाइंड, तो मैं समझता हूँ आप तमाम ने इसको नोट डाउन किया होगा। सर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स। फाइंड ऑल एंगल्स भी लिख सकते हैं। फाइंड ऑल एंगल्स। चलो तो यहाँ पे डायग्राम वगैरह कुछ नहीं दिया है, अब हम क्या करेंगे, इसको डायग्राम खुद से थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। एक ट्रेपेजियम यहाँ पे दिया है, नॉन पैरेलल, ये भी नॉन पैरेलल है, ये भी नॉन पैरेलल। अब कोई भी एक नॉन पैरेलल ले सकते हो, मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ। नॉन पैरेलल के एक ही साइड के एंगल्स, एक ही साइड के एंगल्स, सेम साइड वहां पे दिया है, देखिए गैर मुतवाज़ी जिले के एक ही जानिब के आना था उर्दू में, एक ही जानिब के जावियों की निस्बत। यहाँ पे इसको थोड़ा आप करेक्शन कर लो, एक ही गैर मुतवाज़ी जिले के एक ही जानिब के दाखिली जावियों की निस्बत, एक ही जानिब के दाखिली जावियों की निस्बत। तो इसके नाम यहाँ पे हम दे देते हैं ए बी सी और ए डी। तो यहाँ पे रेशियो दिया है 4:5, 4:5 यहाँ पे दिया है। तो आप तमाम जानते हैं, अगर आप इसको 4 लेंगे या इसको 5 लेंगे या इसको 5 लेंगे या तो इसको 4 लेंगे, ठीक, ओके, इसे 4 लेंगे क्योंकि ये एंगल, और इसे 4:5। तो x और x यहाँ पे आपको लेना ही, x और x। तो अब आपको पता है 4x और 5x को अगर ऐड करेंगे तो ये होता है 180 डिग्री। सो 9x इज इक्वल टू 180, so x इज इक्वल टू यहाँ पे 20 डिग्री आता है। सो x का एंगल नहीं पूछा, फाइंड ऑल द एंगल्स पूछा, या फिर फाइंड द ए एंड डी एंगल्स बोले, यहाँ पे ऑल एंगल्स नहीं आता। फाइंड द ए एंड डी, ए एंड डी यहाँ पे लिख लें, ए एंड डी। अगर ऐसे सोल्यूशन होता तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते, लेकिन ऐसे सोल्यूशन नहीं। फाइंड द ए एंड डी एंगल, एंगल ए एंड एंगल डी। तो चले, तो एंगल ए के लिए निकालेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, सो 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री। और उसी के साथ एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल डी इज इक्वल टू, सो ये 5x होता है, सो 5 इंटू 20, सो ये होता है 100 डिग्री। सो इस हिसाब से यहाँ पे एंगल ए और डी आप निकल रहते हैं। तो आप जो ऑल एंगल्स लिखे ना उसको थोड़ा ये करें, थोड़ा ऑल एंगल्स को निकालकर ए और डी लिख ले, बस ए और डी। जी, क्योंकि एसएलएस होता तो कुछ हम बात करते हैं उससे। चलिए कुछ और एक ऐसी एग्जांपल आप लोग घर में करेंगे, ये आपके लिए एसडब्ल्यू। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, in a trapezium ABCD where AB is parallel to CD, the angles are given. Angle A is equal to 2x plus 10 degree and D is equal to 3x minus 20 degree. Find the value of x. Find the value of x.
तो एबीसीडी एक मोनेरिफ है जहां ए बी मुतवाजी है सी डी अगर एंगल ए मसावी है 2x जमा 10 दर्जे और एंगल डी मसावी है 3x नफी 20 दर्जे। वो तो x की कीमत मालूम करे। ऐसे सवाल ज्यादा सीटीटी में पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत बार ऐसे पूछ चुका है, तो इस पर भी आप थोड़ा देखिए। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एंगल ए और डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या दिया है, एंगल ए दिया है और एंगल डी दिया है। तो आप थोड़ा रफ डायग्राम निकाल लें तो आपको एकदम अच्छी तरीके से पूरी बात समझ में आ जाती है। सो ए बी सी डी, ए बी सी डी यहाँ पे एक ट्रेपेजियम है और यहाँ पे बताया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी या डी सी, और यहाँ पे एंगल ए भी दिया है, एंगल ए इज 2x + 10 यहाँ पे दिया है और एंगल डी इज 3x - 20 यहाँ पे दिया है। तो अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है बस। तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए जी आसान होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो इनका सम वहां पे 180 होता है। सो 2x + 110 डिग्री + 10 डिग्री, सो 3x - 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री निकालें। सो x इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई मैडम? 38 सर, 38 ओके 38 डिग्री। ठीक है, चेक करें x इज इक्वल टू 38 डिग्री। जी बिल्कुल सही, x इज इक्वल टू 38 डिग्री। ओके कुछ ऐसा ही यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, तो आप इससे सॉल्व करें। सो इन द गिवन फिगर ABCD, AB is parallel to CD, angle A is 65, angle B is 75, find the angles of C and D। तो मैं समझता हूँ ये भी आप आराम से कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। तो 180 में से 65, 180 में से 75 तो माइनस करेंगे तो तमाम चीजें आपको खुद ब खुद निकल के आ जाती है। इसको एज ए SW कर लेंगे आप जी। बहुत ही एकदम आसान और इजी सवाल है। तो ऐसे सवाल थोड़ा PST वाले अगर हैं तो प्रिपरेशन करते रहिए, एकदम आसान। अब जो सवाल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सोच सकते हैं कि वो सवाल को एग्जाम में लाया गया है या पूछा गया है। वो सवाल है 2018 या 19 के GPSTR क्वेश्चन पेपर, ये सवाल आया है। चलिए लिखें इस दो GPSTR 2018 या 19 के क्वेश्चन पेपर में इस सवाल को लाया गया है। तो सवाल कुछ इस तरीके से देखिए, इन द फिगर। सर प्रीवियस जो क्वेश्चन था सर उसका x इक्वल टू कितना है सर? 38। जी मैडम 38 ही है ना सर? हाँ 38। ओके सर। So in the given figure PQRS is an isosceles trapezium। यहाँ पे दिया देखिए isosceles trapezium, find x and y, find the x and y। so दी गई शक्ल में PQRS एक मसावी साकिन मुनरिफ है, x और y की कीमत मालूम करना, x और y की कीमतें यहाँ पे आपको मालूम करने की जरूरत है। तो शुरू करेंगे। तो एकदम आसान और मक्खन सवाल है, जैसे पहले आप इसको सॉल्व कर ले। 5x 180, तो आप आराम से वहां पे वैल्यू मिल जाती है x की, और 3x की वैल्यू निकाल 2x की वैल्यू निकालें। अगर 2x की जो वैल्यू निकालेंगे तो वो y की वैल्यू भी होती है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये जो बेस एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, बेस एंगल्स आर इक्वल। तो शुरू करें 36 जी, x इक्वल टू 36 डिग्री। देखिए इसको मैं एकदम इन डिटेल सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये YouTube में इसको थोड़ा मैं कट करके अपलोड करने वाला। जब हम क्वेश्चन पेपर अब बहुत बार पूछते हैं ना सर, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं कराएं बोल के, तो वहां पे मुझे आसानी होती है। तो इन डिटेल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा जी। हम जानते हैं, वी नो दैट
वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स के जो एंगल्स हैं वो 2x प्लस 3x दोनों का सम 180 होता है, ये हम जानते हैं। तो टोटली यहाँ पे ये 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 5 होता है। सो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 3 जा फिर 5 6 जा, सो 36 डिग्री यहाँ पे आपको आता है। x इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब यहाँ पे x की वैल्यू तो आ गई, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, y की वैल्यू पूछ रहा है। तो उसके लिए हम ये जानते हैं, हम ये भी जानते हैं। सो इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, in isosceles trapezium the base angles are equal, the base angles are equal, ठीक। यानी मसावी साकैन मुनहरिफ में, मसावी साकैन मुनहरिफ में कौन सा राशि जाविये या कायदे के जाविये, राशि जाविये या फिर कायदे की जाविये बोलते हैं, मसावी होते हैं, मसावी होते हैं। तो उस लिहाज से यहाँ पे राशि जाविया यानी ये नीचे वाला ये दोनों यहाँ पे इक्वल होता है। एंगल y इज इक्वल टू 2x या 2x इज इक्वल टू y लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू जस्ट अभी हमको यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई है, 36। y इज इक्वल टू टोटल यहाँ पे 72 डिग्री आ जाती है। तो इस तरीके से एकदम आसान और इजी क्वेश्चन 2018 या 19 के जीपीएसटीआर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो आप अगर इतना लिख देते हैं तो शायद ये 2 या 3 मार्क्स के लिए वहां पे पूछा गया था जी। y इज इक्वल टू, क्योंकि बेस एंगल्स आर इक्वल जी, ये दोनों यहाँ पे इक्वल होते हैं। 2x इज इक्वल टू y, 2x इज इक्वल टू y होता है। इस लिहाज से ये सवाल यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। और यहाँ पे जो ट्रेपेजियम की जो भी जितने भी प्रॉब्लमेटिक्स थे तो मैं समझता हूँ तो क्लियर हो गए होंगे। और इसके जो पेरीमीटर एरिया है इंशाल्लाह फिर हम दोबारा जब पेरीमीटर एरियाज ऑफ 2D शेप्स पढ़ेंगे तो वहां पे फिर एक बार दोबारा रिवाइज करते हुए आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सवाल था 2019 के सवाल पेपर या सवाली परसेंट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ। अब जो बारी आखिरी जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, लास्ट क्वाड्रिलेटरल जिसे हम बोलते हैं काइट जिसे हम कहते हैं, ठीक। काइट यानी उर्दू में पतंग जिसे बोलते हैं, पतंग। अब पतंग आपको पता है कैसी दिखती है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैं समझता हूँ थोड़ा काइट के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में शायद ही हमारे टेक्स्ट बुक में इसका जिक्र है, शायद, क्योंकि ये जो था पहली टेक्स्ट बुक वगैरह में इनका इन डिटेल था। लेकिन अब फिलहाल ना ही ये 7th में है, ना ये 6th में है, ना ये 9th में है, ना 8th में है, ना 10th में। मतलब ऐसा है कि पतंग कहीं गुम हो गया है या खो गया है। उस लिहाज से हम थोड़ा इसको इन डिटेल पढ़ते हुए आगे जाएंगे। तो नेक्स्ट अब पतंग की बारी है, पतंग को उड़ाएंगे। देखिए क्वाड्रिलेटरल ए बी क्वाड्रिलेटरल है, काइट इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल। सो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, टू एडजेसेंट क्या बोलता है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट दो मुतवातिर मुत्सिला हमारे और यहाँ पे इक्वल होता है, ये और यहाँ पे इक्वल होता है। तो ऐसी जो शक्ल यहाँ पे बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं, पतंग बोलते हैं। इसके हम थोड़ा नाम देंगे। तो ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ठीक। इसमें यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए डी होता है। सो नेक्स्ट बी सी इज इक्वल टू डी सी या सी डी बोल सकते। ये जो हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट
adjacent, one pair of adjacent sides are equal. कोई भी एक पेयर यहाँ पे adjacent की इक्वल होती है, या मुस्सिला जिले यहाँ पे क्या होते हैं, मसावी होती है। कोई एक जोड़ी मुस्सिला जिले की मसावी होती है, एक जोड़ी, फिर ये दोनों जोड़ी, ये जोड़ी, ये मसावी होते हैं और ये मसावी होता है, तो इसको ये हम क्या बोलते हैं, काइट या पतंग बोलते हैं। तो अब इसकी ये पहली बात हो गई कि मुस्सिला जिले आपस में क्या होता है, मसावी होता है, एक एक जोड़ी। सो नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये जो एंगल बनता है, सो दैट एंगल बिटवीन नॉन इक्वल साइड जिसे बोलता है, ये जो एंगल बी बन रहा ना यहाँ पे, इसे ये एंगल क्या बोलते हैं, सो एंगल बिटवीन नॉन इक्वल साइड्स, यानी गैर मसावी जिलों के दरमियान बनने वाला जाविया, या गैर मसावी जिलों के दरमियान बनने वाले जाविये हमेशा यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे, नॉन इक्वल साइड्स, इसको तमाम को मैं आपको डालूंगा इंशाल्लाह क्लास होते। सो नॉन इक्वल साइड के बीच में, या बिटवीन द टू नॉन इक्वल साइड्स द एंगल्स आर इक्वल, या फिर एंगल बिटवीन द अनइक्वल साइड्स आर इक्वल, अनइक्वल साइड्स या नॉन इक्वल साइड्स या नॉट इक्वल साइड्स आर इक्वल यहाँ पे बोल सकते हैं। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो थोड़ा यहाँ पे से याद रखना है, यहाँ पे जो नॉन इक्वल साइड्स है इनके बीच में बनने वाला जाविया, ये नॉन इक्वल साइड्स है इसके बीच में बनने वाला जाविया, ये दोनों जाविया यहाँ पे इक्वल होते हैं। सो नेक्स्ट अब बात करेंगे इसकी डायगोनल्स की। सो डायगोनल्स यहाँ पे क्या होता है, देखिए डायगोनल्स यहाँ पे क्या बोलता है। तो डायगोनल्स के लिए हम थोड़ा एक डायग्राम बना लेंगे फिर से काइट का जी। तो डायगोनल्स में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये तो आपको पता है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, अब तमाम जानते हैं डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। अब इसका थोड़ा एक अच्छा सा एक डायग्राम यहाँ पे बनाने के बाद इसमें और भी बहुत अच्छी सी बात है आपको समझ में आते हैं। तो मान लीजिए इसका जो डायगोनल है AC इज नॉट इक्वल टू BD। देखिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें छुपे हैं डायगोनल्स में। इसकी दूसरी अच्छी बात, पहली बात तो ये हुआ कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, भीतर यहाँ पे मसावी नहीं होते। साथ साथ ये जो बड़ा वाला जो भीतर है, याद रखें, सो द बिगर डायगोनल या लॉन्गर डायगोनल्स डिवाइड्स या मेक्स या बाइसेक्ट शॉर्टर एंगल, बाइसेक्ट ए शॉर्टर एंगल, बाइसेक्ट द शॉर्टर, यानी बड़ा जो हमेशा जो बड़ा वाला जो भीतर होता है डायगोनल होता है, वो छोटे वाले को बराबर दो हिस्सों में तकसीम डिवाइड करता है, बराबर दो हिस्सों में बांटता है। कौन? बड़ा वाला। सो दैट इसको यहाँ पे मैं लिखूंगा AC डायगोनल, या ऐसे बोल सकते हैं लॉन्गर डायगोनल, ठीक है। यानी बड़ा भीतर छोटे भीतर को तंसित करता है। सो बाइसेक्ट कैसा करता है? सो डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एट राइट एंगल, diagonals are intersect, diagonals are intersect at right angle। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का जाविया बनाते हुए इसको आधा कर, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते, इसे याद रखें, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसको आधा कर। कौन? बड़ा वाला। तो थोड़ा ये बड़े वाले का खेल यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बड़े वाले को आपको याद रखना है। बड़ा वाला क्या करता है? छोटे वाले को दो आधा करता है, आधा करते करते यहाँ पे क्या बनाता है? 90 डिग्री की एंगल्स बनाता है। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बात करेंगे बड़े वाले के जो डायगोनल्स की बात कर रहे थे हम, लॉन्गर डायगोनल्स, और इन्हें क्या क्या काम करता है देखिए यहाँ पे डायग्राम में। यहाँ पे एक बार डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक, इसका नाम ए बी सी टी। बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले को आधा करता है और 90 डिग्री में डिवाइड करता है, ये बात यहाँ पे हो गई। साथ साथ बड़ा वाला जो डायगोनल है, ये बड़ा वाला जो भीतर है, वो क्या करता है पता है? इसके वर्टेक्स एंगल को, यानी इसके राशि जावे को वो आधा आधा करके चला जाता है, आधा आधा करके यहाँ पे चला जाता है। जी बात क्लियर हो गई? यहाँ पे इसको आधा करता है, यहाँ पे इसको आधा करता है। जी, तो ये भी बात आपको याद रखनी। बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला, बड़ा वाला जो भीतर है डायगोनल है, उसके वर्टेक्स के एंगल को, वर्टेक्स के एंगल को आधा आधा यहाँ पे करता है। नेक्स्ट, सो इसकी एक और प्रॉपर्टी डायगोनल्स की यहाँ पे खत्म होती है। अभी डायगोनल्स कभी कभार ऐसा भी बनता है, देखिए अब मान लीजिए आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सर डायगोनल्स नहीं, काइट, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपके पास एक और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। कभी कभार ऐसा होता है, ये जो इसका जो बेस है, तो ये और ये बेस इक्वल होता है, मान लेंगे थोड़ी देर के लिए हम ये 4 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर मान लेंगे। जिसकी जो आइसोसेलेस की जो बेस है, दो डिफरेंट आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो बेस अगर वो इक्वल है, इनको अगर हम जोड़ेंगे, इनको हम जोड़ेंगे, तो तब जाकर यहाँ पे काइट का फॉर्मेशन होता है, काइट बनता है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और ये होता है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। सो दो आइसोसेलेस, डिफरेंट आइसोसेलेस, जिनके बेस, जिनके कायदे मसावी हैं, उनके जोड़ने पर क्या बनता है? काइट बनता है। इनके जोड़ने पर यहाँ पे क्या बनता है? पतंग बनती है। तो एग्जाम में सवाल आता है, पतंग बनने का एक राज वहां पे कभी कभार पूछ लेता है। तो पतंग फॉर्मेशन, पतंग किस तरीके से फॉर्म होता है, या फिर ऐसा पूछता है, अगर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल जिनके बेसिस सेम है, उनको जोड़ेंगे तो कौन सी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आपको मिलती है, ये भी पूछ सकता है। उनके जोड़ने पर कौन सी क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे आपको मिलती है, तो वो हमेशा आपको काइट मिलती है। ठीक, तो एक इसकी अच्छी बात होगी। नेक्स्ट इसकी एक और अच्छी बात यहाँ पे हम देखेंगे। नेक्स्ट इसकी एक और अच्छी बात, अगर हम एक काइट लेंगे, काइट लेकर हर एक साइड का मिड पॉइंट लेंगे, 1 2 3 4, सो काइट के हर एक साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करने पर आपको अगेन एक यहाँ पे रेक्टेंगल मिलता है। क्या मिलता है? रेक्टेंगल मिलता है। ये जो शेप बताओ, रेक्टेंगल। तो इसे भी आप थोड़ी देर याद रखें। कब? जब काइट के मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करने पर या ज्वाइन करने पर या फिर मिलाने से या बनने वाली जो शक्ल होती है मिड पॉइंट से, वो होती है रेक्टेंगल। अब हम क्या करेंगे, एक छोटे छोटे से 1-2 एग्जाम्पल करेंगे काइट के, फिर हम नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो इतने एक बेसिक मालूमात आप याद रखेंगे। तो पहली मालूमात, यहाँ पे एक ही डायग्राम में तमाम चीजों को लेकर जाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए आप थोड़ा तवज्जो से इसको सुना। तो सबसे पहला फॉर्मेशन इसका कैसा होता है? दो आइसोसेलेस ट्रायंगल जिनके बेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिनके बेस सेम हो, जिनके बेस सेम हो, तो उनको जोड़ने पर एक काइट यहाँ पे बनता है। और साथ साथ यहाँ पे इसकी 2 डायगोनल्स होता है, इसकी 2 डायगोनल्स, और दोनों डायगोनल्स यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है एट राइट एंगल, 90 डिग्री बनाते हुए इंटरसेक्ट करता है, काटता है। और फिर साथ में ये जो बड़ा वाला जो डायगोनल है, बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है, बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। और साथ साथ यहाँ पे बड़ा वाला जो डायगोनल है, यहाँ पे
जो वर्टेक्स एंगल है, जहां से वो निकला है, जिसका जहां से इसका जन्म हुआ है, जिस वर्टेक्स से वो निकला है, उस वर्टेक्स के एंगल को वहां पे क्या करता है, आधा आधा करते हुए चला जाता है। ठीक है, ये एक बात हुई। और साथ साथ यहाँ पे एक और हम बात देखें, अगर इसके मिड पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे, मिड पॉइंट्स को अगर इसके जो नॉन पैरेलल या फिर नॉन इक्वल साइड है, नॉन इक्वल साइड से बनने वाला जो एंगल्स होते हैं वो यहाँ पे इक्वल होते हैं। ये नॉन इक्वल साइड, ये भी नॉन, ये साइड है इसका, ये मान लो 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, यानी दोनों नॉन इक्वल साइड से बनने वाला जो यहाँ पे जो एंगल है वो और ये यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल होते हैं, तो इसको मैं ए और ए यहाँ पे मान लेता हूँ। और साथ साथ यहाँ पे इसके साइड के मिड पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो वहां पे आपको एक रेक्टेंगल मिलती है। तो एक ही डायग्राम में मैं तमाम चीजों को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो एक छोटी सी एग्जांपल लेकर हम एक या दो आगे बढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट की तरफ। सो वो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, और ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो चाहे एग्जांपल्स हो या फिर कुछ भी इसकी अच्छी बातें हों, आज के मौजूदा दौर में या आज के टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, इसको आप ट्राई करें सॉल्व करने की। So in a kite, the diagonals bisect at O if angle OAB is 35 and angle OCB is 25 degree. Find the measure of ABC. Find the measure of ABC. तो बहुत अच्छा सवाल है। ABC ये एंगल पूछा है। तो इसके दो दो एकदम आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ABC ट्रायंगल लेके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ABC एंगल बी की जगह अगर मैं मान लो एंगल डी यहाँ पे पूछ लेता हूँ, ADC पूछ लेता हूँ, डी लिखिए तो थोड़ा अच्छा मजा आता है, क्योंकि बी आराम से आपको मिलता है। अगर ये ट्रायंगल लेंगे तो आराम से वहां पे बी मिले। तो डी ले, मतलब ये एंगल मालूम करना है, लेकिन दिया है ये 25, ये 35। आप तमाम जानते हैं, वही इसका जो जवाब आता है उसका वही जवाब आता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी से पहला ये हमको पता नहीं थी। तो उस लिहाज से अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को यहाँ पे लागू करें। तो देखिए ओरली यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे 35 डिग्री, सो ये यहाँ पे 25 डिग्री, ये है DABC। सो जस्ट अभी ये पता चला कि ये जो AD है ये लॉन्गर साइड है, ये लॉन्गर डायगोनल, बड़ा वाला डायगोनल। तो बड़ा वाला डायगोनल क्या करता है, एंगल C को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करता है। तो ये 25, तो ये भी यहाँ पे क्या होता है 25 डिग्री। ठीक, सो ये भी यहाँ पे कितना होता है 35 डिग्री होता है, क्योंकि बड़ा वाला डायगोनल A और C से निकल रहा बन रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पे वो चीज लिखेंगे। सो वी नो दैट longer diagonal, you know that the longer diagonal bisects the vertex angle, its vertex यानी बड़ा वितर इसके राशि जाविये को तंसीफ करता है, इस तरीके से लिखेंगे, तंसीफ करता है। तो उसके बाद आप ये चीज लिख सकते हैं। सो एंगल यहाँ पे देखिए ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू 25 डिग्री। सो नेक्स्ट यहाँ पे एंगल CAD इज इक्वल टू, ये होता है यहाँ पे 35 डिग्री। तो इस प्रॉपर्टी से अब आप एंगल D निकालना है, तो इन ट्रायंगल ADC, यहाँ पे देखिए, तो इन ट्रायंगल ADC, तो ये एंगल आपको निकालना।
So 25 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल EDC निकालें, आंसर देखिए कितना आता है। सो ये 10 60 डिग्री, सो 120 डिग्री आता है इसका आंसर, प्लस एंगल ACD ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल ADC इज इक्वल टू 120 डिग्री, आंसर यहाँ पे आता है 120। तो इस तरीके से अगर ये आपको प्रॉपर्टी पता तो उस प्रॉपर्टी को हम यूज करके, मतलब ए वाला दोनों एंगल इक्वल होते हैं, इसको यूज करते हुए हम एंगल डी बनाते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसकी एक अगली प्रॉपर्टी यहाँ पे है, आप देखें। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से, थोड़ा यहाँ पे ज्यादा ये हुआ है काटकुट। थोड़ा पिछला डायग्राम ADC ये पूछा था, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये दोनों को ऐड करते हुए एंगल भी निकाल सकते हैं, एंगल भी, उसके बाद आप वो रिजल्ट लिख सकते हैं। क्या, जो नॉन इक्वल साइड्स के एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, नॉन इक्वल साइड्स के एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब ट्रायंगल ए लेंगे तो उस प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हैं, नॉन इक्वल साइड्स के एंगल्स, एंगल बिटवीन द नॉन इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर आप ट्रायंगल ये लेंगे, मतलब आप इसको लेना चाहेंगे, तो वहां पे जो प्रॉपर्टीज होती है वो डायगोनल की यूज होती है। डायगोनल की क्या होती है, डायगोनल इसके वर्टेक्स के एंगल को आधा आधा करता है। तो मतलब आप एक ही एग्जांपल में दो अलग अलग प्रॉपर्टी को लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का आंसर वहां पे आपको एक ही आता है, सेम टू सेम। चल नेक्स्ट, इसको लिखिए, इन ए काइट ABCD द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O if angle OAB, if angle OAB is 2x plus 10 degree, ABO is 3x minus 5, find the value of x, find the angle of B, find the angle of B। एंगल B, तो पतंग ABCD में वितर O पर कता करते हैं, अगर OAB is equal to 2x plus 10 डिग्री, ABO is equal to 3x minus 5 डिग्री हो तो जाविया B देखिए, जाविया B की कीमत मालूम करें। तो डायग्राम यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, या फिर आप डायग्राम भी आप निकाल सकते थे। चलो इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं समझता हूँ एकदम सर एंगल बी तो दिया हुआ है ना सर, फिर फाइंड आउट एंगल बीच करना है। सिर्फ कितना दिया है? जी जी सर। सो डायग्राम, एक प्रॉपर्टी आपको पता होना है, अभी जस्ट अभी हमने वहां पे सॉल्व किया। वी नो दैट, या फिर हम जानते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट, नॉट बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल।
एट द राइट एंगल, यानी वितर जाविया कायम पर कता करते हैं, तंसीफ नहीं करते, कता करते हैं। तो उस लिहाज से ये जो एंगल ए ओ बी, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री यहाँ पे होता है। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे ए एंगल दिया है, ठीक है, ये जो एंगल है यहाँ पे 2x प्लस 10 डिग्री, 2x प्लस 10, और ये जो एंगल यहाँ पे दिया गया 3x माइनस 5 डिग्री, अब यहाँ से निकाल सकते हैं। सो इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, सो 2x plus 10 degree plus 3x minus 5 degree is equal to 180 degree. So totally 5x minus 5 degree is equal to 180 degree. So totally यहाँ पे 5x is equal to 180 degree minus 5 degree. So 5x is equal to, sorry, plus 90 degree भी यहाँ पे आना था। हाँ 90 डिग्री का आना जी, प्लस 90 डिग्री, तो इसको हम टोटली 95 कर लेंगे। ये आता है सर जी, बोले। सो x इज इक्वल टू 5 1 जा 5 7। सर 10 में से 5 निकाले तो प्लस 5 आता ना सर, 5x 40 होता है ना सर। ओके, इसको यहाँ पे कैंसिल करें, डायरेक्ट इसको हम ऐड करके इधर लेकर आए, 90 प्लस 5 95, सो अब आपको एंगल बी पूछ रहा है, तो बी निकालने के लिए, क्योंकि बी डी इज ए बिगर डायगोनल या लॉन्गर डायगोनल, बड़ा यहाँ पे भीतर है, तो यहाँ पे बी निकालना है। तो सबसे पहला इसकी जो एंगल है, इसका जो मेजरमेंट है, ये जावे कितना वो निकालना। सो ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 3x माइनस 5 डिग्री, सो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, सो 17 माइनस 5 डिग्री इज इक्वल टू, टोटल यहाँ पे 51 माइनस 5, सो 46 डिग्री। So angle ABO is equal to 46 डिग्री। अब यहाँ पे वो कहानी लिखना है, we know that the longer diagonal bisects its vertex angle, यानी बड़ा भीतर इसके राशि जावे को तंसीफ करता है, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, एंगल बी निकालने में पेजेस खत्म हो गए। यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए कि बाद वाला यहाँ पे आता है। सो एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ABO। सो एंगल बी इज इक्वल टू, क्योंकि ये आधा होता है, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा हो जाता है। सो 2 टाइम्स इंटू 46 डिग्री, सो लास्ट आंसर यहाँ पे 92 डिग्री आता है एंगल बी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरे एग्जांपल्स जितने भी काइट्स के थे, जितने भी, यानी 2 ही थे, और 2 में हमने वो हर प्रॉपर्टी को यूज किया जहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन दिया था।
डायगोनल्स के रिलेटेड। बाइसेक्ट भी यहाँ पे आ गए, बाइसेक्ट भी आ गए, और इंटरसेक्ट भी आ गया राइट एंगल, और साथ साथ यहाँ पे लॉन्गर जो डायगोनल था वो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने इसको मुकम्मल कर लिया। तो आप थोड़ा डायगोनल को थोड़ा तवज्जो दें, ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है। अगर आप सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज अगर याद रखेंगे तो चाहे एग्जाम में जैसा भी सवाल पूछे आराम से आप उसको लिख सकते हैं या फिर इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल्स अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं वो है कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंसी जिसे हम बोलते हैं, या उर्दू में इसको बोलते हैं मुतमासिल या फिर मुमासिल भी बोलते हैं। मुमासिल बोलते हैं या फिर मुतमासिल भी बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये इसके रिलेटेड बहुत ही थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको पता है, फिर भी थोड़ा मैं बताते हुए आगे जाऊं। कब हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं या मुमासिलियत जिसे बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी या मुमासिलियत। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कंडीशन आपको जरूरी है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर रहने दो, वो क्या होना चाहिए, दिखने सेम शेप होना चाहिए और उसका साइज भी यहाँ पे सेम होना, सेम शेप एंड साइज भी सेम। तो तब जाकर ये दोनों भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दोनों भी मुमासिल होते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक मेरे पास यहाँ पे सर्कल है और एक यहाँ पे रेक्टेंगल है, थोड़ी देर इसका भी एरिया इक्वल है और इसका भी एरिया इक्वल है। तो यहाँ पे दोनों का एरिया, इसका एरिया 1 लेता हूँ, इसका एरिया 2 लेता हूँ, एरिया इक्वल होने की वजह से तो वो कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं होती है। तो शेप भी यहाँ पे सेम होना है, तो यहाँ पे इसका राउंड है और उसका यहाँ पे अलग शेप है, उस लिहाज से तो ये कॉन्ग्रुएंट दोनों भी नहीं होते, कॉन्ग्रुएंट दोनों भी नहीं होते। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप भी सेम, यहाँ पे अगर सर्कल है 2 सेंटीमीटर का, तो ये एक और सर्कल यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल है 70 डिग्री का, 70 डिग्री का, तो यहाँ पर भी एक एंगल कितना होना चाहिए, 70 डिग्री का। तो तभी दोनों एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और कॉन्ग्रुएंट के लिए एक यहाँ पे अलामत हम यूज करते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो तब ये जाकर ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होता है, तभी दोनों भी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होता है, ये दोनों भी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट। तो बात क्लियर हो गई। तो मुमासिल या फिर कॉन्ग्रुएंसी कब कहेंगे, उनके शेप भी सेम होना है, शक्ल भी सेम होना है और जसामत भी सेम होना है, शेप एंड साइज दोनों भी यहाँ पे सेम टू सेम होना है, तभी जाकर हम इसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, इसको मुमासिल कहते हैं। अब बात करेंगे मुमासिल की, क्या और बात याद रखिए, अगर दो फिगर्स मुमासिल है या कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एरियाज भी इक्वल होते हैं, एरियाज आर आल्सो, ये आगे आपको आता है, एरियाज आर आल्सो इक्वल। इसका प्रूफ भी आपके पास पूछा जाता कभी कभार, एरियाज आर आल्सो इक्वल। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एरियाज यानी उनके रकबाजात मसावी होते हैं, रकबाजात यहाँ पे क्या होंगे, मसावी होंगे, मसावी होते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट जो हम पढ़ रहे हैं, ये हर एक शेप के लिए यहाँ पे होता है, हर एक शेप के लिए। डिफाइन कॉन्ग्रुएंट यानी two geometrical figures which have the same shapes and size is called congruency, यानी दो अशकल जो जिनकी जसामत और शक्लें सेम हो उनको हम मुमासिल या मुतमासिल कहते हैं। तो ये सिंपल यहाँ पे हो गया। अब जो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लाने का जो बड़ा मकसद है वो कौन सी भी शेप के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रायंगल्स के लिए है। इसके लिए ट्रायंगल्स के लिए। तो यहाँ पे इसलिए हम एक हेडिंग डाल देते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल यानी मुतमासिल मुसल्सल से बोलते हैं,
मुतमासिल या मुमासिल भी बोल सकते हैं इसको, मुसल्लसात। यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये तो अच्छी बात है, हर डायग्राम के लिए यहाँ पे वो बात क्लियर हो गई, लेकिन मुसल्लस ट्रायंगल्स में कब 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 कहेंगे या कब बताएंगे ये दो ट्रायंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। यानी मान लीजिए यहाँ पे दो ट्रायंगल्स यहाँ पे ले रहा हूं, ए और ए, क्या है दोनों ट्रायंगल्स, मान लीजिए इसका भी एरिया यहाँ पे 1 और इसका भी एरिया 2, इसका एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2 यहाँ पे होता है, तो क्या है दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? जी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्रायंगल तो हैं लेकिन इनकी जो साइज है वो डिफरेंट है और उनकी शेप भी यहाँ पे डिफरेंट है। तो उस लिहाज से साइज मान लीजिए रकबा इक्वल है, तो उस लिहाज से यहाँ पे दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। जब भी नहीं होंगे बोलते हैं तब यहाँ पे इस पर एक क्रॉस, एक लाइन आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्ग्रुएंसी, यानी मुमासिल नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं? तो कॉन्ग्रुएंट के लिए एक कंडीशन यहाँ पे जरूरी है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में एक कंडीशन जरूरी है। तो वो कंडीशन क्या है? देखिए, दो ट्रायंगल्स, मान लीजिए दो ट्रायंगल्स में ऑल साइड्स आर इक्वल। एकदम फाइनल बात मैं बोलने जा रहा हूं, आखिरी बात। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। तो in two triangles all sides are equal and all angles are equal। यहाँ पे एंगल मैं बना लेता हूँ 70 डिग्री और यहाँ पे 50 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक, यहाँ पे देखिए 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, ये 50 डिग्री और ये 70 डिग्री। इस अब मैं बताता हूँ, देखिए in two triangles all sides are equal, यानी तमाम जिले मसावी होते हैं, तमाम जिले मसावी हो। फर्स्ट कंडीशन इसकी, कंडीशन नंबर 1, in two triangles all sides are equal। So next, all angles are equal, all angles are equal, में तमाम जाविये भी क्या होता है यहाँ पे? मसावी होते हैं। तमाम जाविये भी यहाँ पे मसावी, मतलब हर एक जिला भी मसावी, हर एक साइड भी इक्वल होना है, हर एक जाविया भी इक्वल होना, मतलब इसका तो तभी जाकर दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मेरी बात क्लियर है? एक सेकेंड। है ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी, यानी ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी कब बोलते हैं? ये इसी का मतलब है, ऑल साइड्स इक्वल होना है, ऑल एंगल्स इक्वल होना, तभी जाकर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए, जो मैं एग्जांपल यहाँ पे लिया हूं, तो सबसे पहले हम साइड्स की बात करेंगे, साइड्स की। तो यहाँ पे देखिए साइड जो है 6 है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल यहाँ पे हो गए। मतलब चाहे वो पोजीशन कहां पर भी रहने दो, साइड्स की, लेकिन उसकी जैसा वहां पे होना जरूरी है। अब मान लीजिए इसके बदले यहाँ पर, इसके बदल 3 सेंटीमीटर के बदल अगर यहाँ पे 3.1 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाता है, या इसको रिप्लेस करके 3.1 सेंटीमीटर लिखेंगे, तब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, तब ये मुमासिल नहीं होंगे। तो ऑल साइड्स, चाहे इसकी पोजीशन कहां पर भी रहने दो, ये यहाँ है, ये इधर साइड, तो उस लिहाज से तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल होता है। सेकंड कंडीशन, एंगल्स आर इक्वल,
तो एंगल्स यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि जो एंगल की पोजीशन है वो भी इसके साथ मैच होना है। यानी ये जो 70 जो एंगल बन रहा है वो 3 और 6 सेंटीमीटर के दरमियान बन रहा है, वैसा ही यहाँ पे होना जरूरी है। अगर गलती से अगर यहाँ पे आप 70 लिखेंगे, यहाँ पे 60 लिखेंगे, यहाँ पे 50 लिखेंगे, तो तब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, तभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। तो उसके लिए इसकी जो पोजीशन है, मतलब 70 डिग्री जो बन रहा है, किन दो साइड्स के मिडल बन रहा है या दरमियान में बन रहा है, तो वो भी जरूरी है यहाँ पे। तो ये 70 है तो ये भी यहाँ पे 70, लेकिन 70 बन रहा है किसके, 3 और 6 के बीच में यहाँ पे 70 बन रहा है, तो ये भी ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे 50 डिग्री यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन किसके बीच में, यानी किन दो साइड के बीच में बन रहा है, तो ये बन रहा है 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो उस लिहाज से ये भी करेक्ट है। लेकिन 60 की बात करेंगे, 60 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन 60 बन रहा है 3 और 5 के बीच में फिर 60 है। तो उस लिहाज से मतलब इसकी पोजीशन जहां पर भी रहने दो, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है वो सेम टू सेम होना जरूरी है। ये जो एंगल बन रहा है किन दो साइड के बीच में, वही यहाँ पर भी सेम टू सेम होना है, तो तभी हम उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हुआ कॉन्ग्रुएंट, मतलब टोटली यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। सो इस लिहाज से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे, एक छोटा डेफिनेशन यहाँ पे आता है करस्पॉन्डिंग साइड। ये थोड़े से याद रखें क्योंकि बीच में बहुत बार आके तकलीफ देता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी उर्दू में इसको बोलते हैं नजीरी जिले, करस्पॉन्डिंग साइड्स, या फिर इसको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी नजीरी जाविये, नजीरी जिले या नजीरी जाविये। तो ये क्या है, थोड़ा इसकी हम थोड़ा चर्चा करके फिर हम आगे जाएंगे। तो वही डायग्राम में निकालूंगा जो भी हमने यहाँ पे देखा। तो एक ट्रायंगल इस तरीके से और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे इस तरीके से है। तो चलिए, तो ये होता है ए बी और यहाँ पे सी, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पी क्यू आर और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3। तो सबसे पहला साइड की बात करें, साइड यानी ये जो ए बी जो है, ए बी जो कितने मीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर कौन है, ए बी है। तो वैसा ही 6 सेंटीमीटर यहाँ पे कौन है, पी क्यू है। इसकी पोजीशन अलग है, मतलब ये इसके यहाँ पे नहीं है, इसके जैसा यहाँ पे नहीं है, पोजीशन अलग है। तो उस लिहाज से इसकी पोजीशन कहाँ पर भी रहने दो, लेकिन ये 6 सेंटीमीटर यहाँ है, वैसा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। तो उस जिले को हम बोलते हैं, उस साइड को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड। उसको हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं। जी बात क्लियर हो गई मेरी। करस्पॉन्डिंग साइड एक ही नहीं, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर भी लेंगे, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर वाला कौन है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर वाला बीसी है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर वाला कौन है, यहाँ पे आरपी है। सो आरपी या पीआर भी लेंगे, पीआर या आरपी। तो ये दोनों भी क्या हो गए, बीसी और आरपी करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए, यानी नजीरी जिले हो गए। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर यहाँ पे जो साइड है उसका नाम यहाँ पे एसी है, और यहाँ पे जो नाम है वो है आर क्यू। सो आर क्यू और एसी ये दोनों को भी हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये तमाम जो जोड़े यहाँ पे बनती हैं तो उसी को हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी 6 सेंटीमीटर इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन उसकी पोजीशन अलग है। तो पोजीशन चाहे कहां पर भी रहने दो, लेकिन अगर वो है तो उसको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स। चलिए नेक्स्ट, अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें। तो यहाँ पे मैं 80 डिग्री
यहाँ पे 60 डिग्री और ये यहाँ पे होता है कितना होता है यहाँ पे 140 डिग्री। सो 5 3 40 डिग्री, 5 6 80 और ये यहाँ पे 60 36। यहाँ पर भी देखिए 60 डिग्री है, यहाँ पर भी है, लेकिन 60 डिग्री की जो पोजीशन है 3 और 6 के बीच में, और 3 और 6 के बीच में यहाँ पे 60 डिग्री है। तो उस लिहाज से यहाँ पे एंगल ए जो है और एंगल क्यू दोनों भी यहाँ पे क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों भी यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये दोनों को करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पर भी 80 है एंगल भी है, लेकिन ये 5 और 6 सेंटीमीटर के बीच में है। तो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के बीच में जो एंगल आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे पी है, तो ये यहाँ पे होगा 80 डिग्री। तो उसी के साथ यहाँ पे 40 डिग्री की बात करेंगे। 40 डिग्री यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये 3 और 5 सेंटीमीटर के बीच में जो एंगल बनता है तो 40 डिग्री है। तो ये 3 और 5 सेंटीमीटर के बीच में जो एंगल बन रहा है ये भी 40 डिग्री है। तो उस लिहाज से यहाँ पे ये एंगल सी है और ये एंगल आर है। तो इस बिना पर हम ये कहेंगे एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल पी, एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर। तो इसको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जी ये बात मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत हर एक थ्योरम में आता है, हर एक थ्योरम में आता है, उसी को हम बोलते हैं नजीरी जाविये बोलते हैं, नजीरी जाविये हर एक थ्योरम में आता है। तो नजीरी जाविये जब भी आता है समझिए उसके जैसा एक जाविया वहां पे है। अगर मैं बोलूंगा 60 डिग्री एंगल ये 60 डिग्री है तो इसका नजीरी जाविया मालूम कीजिए, या फिर क्यू है तो समझ जाना है कि क्यू भी वहां पे 60 डिग्री है। एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री है और एंगल ए का नजीरी जाविया क्यू है, तो इसका मतलब क्यू भी वहां पे 60 डिग्री ही होगा। तो ये तमाम बेसिक नुकात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थ्योरम में बहुत आकर आपको तकलीफ देते हैं, ये चीज बीच में थ्योरम में आ जाती है, तो उस लिहाज से आपको यहीं पर उसको समझकर आगे बढ़ना। तो अब हम बात करते हैं सीपीसीटी क्या होता है। सीपीसीटी क्या होता है? सीपीसीटी सीपीसीटी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या है इसको? करस्पॉन्डिंग पी फॉर पार्ट्स ऑफ, बीच में थोड़ा ऑफ के लिए यहाँ पे क्या बने, सी फॉर अगेन कॉन्ग्रुएंट, टी फॉर ट्रायंगल, टी फॉर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब इसी उर्दू में क्या बोलेंगे? मुतमासिल मुसल्लसात के मसावी हिस्से, मसावी हिस्से बोल सकते। मुतमासिल मसल, इसको और एक बार अच्छी तरह देख के मैं बोलता हूँ, मुसल्लसात के नजीरी हिस्से, मसावी नहीं, नजीरी, नजीरी हिस्से, मसावी नहीं आता, नजीरी हिस्से, नजीरी हिस्से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल बोलते हैं या मसावी होता है। इसका मतलब क्या देखिए, ये 40 डिग्री, ये 80 डिग्री, और ये यहाँ पे 40 डिग्री और ये 60 डिग्री। ए बी सी डी ई एफ करस्पॉन्डिंग पार्ट। सबसे पहला यहाँ पे ये देखिए, अब मैं ये बोल रहा हूँ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है बोल रहा हूँ, यानी दोनों ही मुतमासिल है। नजीरी जाविया मालूम करना,
नजीरी जावी। तो एंगल ए का तो आप जोश बोलेंगे एंगल ए का यहाँ पे डी। अब इधर का यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 60 है, कैसा करना? अब इसको सॉल्व करें। 40 + 80 120, तो ये कितना होता है? यहाँ पे 60 होता है। ये 100, ये कितना होता है? 80 होता है। मतलब अब आ गए ना तमाम। मतलब जिसकी हम बात नहीं कर रहे, जिसकी हम बात नहीं कर रहे, तब भी वो चीज वहां पे क्या होती है? इक्वल होती है। तब भी वहां पे वो चीज इक्वल होती है। मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री है, इसकी बात नहीं करें, यहाँ पे 80 डिग्री है, मतलब 80 है, तो तब भी यहाँ पे दोनों 80 इक्वल होते हैं और यहाँ 60 इक्वल होते हैं। मतलब जिसकी हम बात नहीं करते या जिसके लिए हम कुछ भी नहीं बोलते, फिर भी वो बाद में जाकर क्या होता है? इक्वल होता है। बाद में जाकर इक्वल होता है, तो उसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। नजीरी हिस्से भी उसके क्या होता है? मसावी होते हैं। ये बात क्लियर है? अब इसकी एक अच्छा जो एग्जांपल है ना, अब मैं नेक्स्ट अब आपको ये बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या बोलिए? रूल्स में सीपीसीटी आपको बेस्ट समझ में आता है। मतलब सीपीसीटी का मतलब वहां पे बहुत अच्छा समझ में आता है। सीपीसीटी क्या है, किस लिए है। तो फिलहाल इस एग्जांपल में शायद आपको उतना समझ में नहीं आया होगा। तो नेक्स्ट जब हम रूल लेंगे, SAS रूल, पहला रूल, ठीक, तो इस रूल में सीपीसीटी क्या है, वो तमाम चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। तो ये कॉन्ग्रुएंट के कुछ हिस्से, हर बार हम हर एंगल को नहीं लिखते और हर साइड को नहीं लिखते, लेकिन उसके बाद भी दो ट्रायंगल्स में या दो मुसलसात में या दो मुसलसों में कुछ ऐसे हिस्से अगर इक्वल है या कुछ ऐसे पार्ट्स इसके इक्वल है, तो तब भी वो क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं या कौन कौन से एंगल्स हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं? रूल्स बोलते हैं। उनको हम कॉन्ग्रुएंट रूल्स बोलते हैं या उनको हम उसूल बोलते हैं। तो टोटली आपको यहाँ पे कितने उसूल हैं? 4 या 5 उसूल या 5 रूल हैं। तो ASA, सो नेक्स्ट यहाँ पे AAS, सो 4th वन यहाँ पे SSS, सो 5th वन यहाँ पे RHS। इतने यहाँ पे आपके कॉन्ग्रुएंट के रूल्स। तो अब हम क्या करेंगे? एक एक रूल पढ़ेंगे, उस पर 2 या 3 एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको आइडिया भी होना चाहिए कि कैसा काम करता है। छोटे छोटे एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे। तो मेन जो है वो रूल्स है, और यही रूल आगे आपको यहाँ पे आने वाला है, सिमिलैरिटीज में, मुशाबा में आने वाला है। अगर ये आपको अच्छा याद है तो आगे सिमिलैरिटी का जो कानून है वो तमाम आप एकदम मक्खन, तो आपकी गाड़ी चलती है। अगर यहीं पे आपकी कुछ रुकावटें हैं, यहीं पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, तो सिमिलैरिटी आपको समझ में नहीं आता है। तो सिमिलैरिटी का पूरा बेस कॉन्ग्रुएंट पर रुका हुआ है, ठीक है। तो बात मैं ये बता रहा था कि ये पांचों रूल्स के हम 2-3 एग्जांपल्स करते हुए देखते हुए जाएंगे, और उसके रूल्स को भी मालूम कर लेंगे, उसको रूल्स को भी हम बाय हेड कर लेंगे, उसको रूल्स की भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो तब जाकर यहाँ पे हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटीज का एकदम क्लियर होता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं आता है। बस आपको डायग्राम को देखना है और खुद एनालाइज करना है और खुद वहां से आपको निकालना है बस। और न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कुछ भी नहीं होंगे, जमा नफी जरूरत कुछ भी नहीं होंगे। मतलब थोड़े थोड़ा रहता, उतना ज्यादा नहीं रहता, लेकिन आपको रूल्स याद रखना बेहद जरूरी है। तो 5 रूल्स आएंगे किसमें? कॉन्ग्रुएंट में। तो हर एक एग्जाम्पल, हर एक रूल के दो एग्जाम्पल्स करते हुए इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हुए सिमिलरिटीज की तरफ बढ़ेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पर बहुत सारे सवालात एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो ये थी आज की क्लास। कल हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, SAS पहला रूल हम स्टार्ट कर लेंगे और इस पर मजीद एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो इसमें अगर कुछ डाउट है या कुछ बोलना है, बताना है, तो आपके पास 1 या 2 मिनट का वक्त है, आप बता सकते हैं। सर इसमें सिर्फ